वेलकम डियर स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम ड्राइंग की। ड्राइंग के अंतर्गत हमारा लेसन 9 चल रहा था, हमने उसकी शुरुआत की थी और आज मध्यकालीन मूर्ति कला के तहत हम आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में एलोरा की गुफाओं की शुरुआत की थी, ठीक है। एलोरा की गुफा के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी स्थिति के बारे में पढ़ लिया था कि ये कहाँ पर है, ठीक है। और तो आपको पता होने से एलोरा की गुफा है कहाँ, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर ये है। एलोरा के अंदर एक गुफा संख्या 16 है, उसके मंदिर की बात कर रहे थे। तो आज जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी कैलाशनाथ मंदिर। हम उसकी बात कर रहे थे, किसकी? कैलाशनाथ मंदिर की, ठीक है। आराम से सुनेंगे, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैलाशनाथ मंदिर के बारे में कौन कौन सी विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिसकी वजह से आपको इसको पढ़ाया जा रहा है। देखो, पहली बात है कौन सी गुफा में है, तो गुफा संख्या 16 याद हो जाएगा। एलोरा के अंदर है। किस वंश के राजाओं ने निर्माण करवाया था, तो मैंने बता दिया था राष्ट्रकूट वंश के राजा ने। किस राजा ने निर्माण करवाया था, तो कृष्ण राम या कृष्ण राय प्रथम ने करवाया था, ये भी पढ़ लिया था। इसके अलावा कब निर्माण किया गया था, 757 से लगाकर 790 तक इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, इसकी बात भी हमने कर ली थी। अब इस मंदिर की कुछ खास खास बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अगर इस मंदिर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए इस मंदिर की क्या साइज है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, उसकी बात हम करेंगे एक लाइन से। सबसे पहले है कि बहुत विशाल मंदिर है और एक पर्वत को काट करके बनाया है। तो इसमें किस शैली, अगर बात करें तो किस शैली में ये मंदिर बना हुआ है, तो पता होने से किस शैली में मंदिर बना है। तो आप याद करेंगे एकाश्म शैली। कौन सी शैली? एकाश्म शैली में, जिसको मैंने दूसरा नाम बताया था, इसको बारदरी शैली भी कहते हैं, बारदरी शैली, ठीक है। ये याद हो जाएगा। इसके अलावा अगर इस मंदिर की बात करें तो ये लगभग 276 फीट गहरा मंदिर है। 276 फीट क्या है, ये गहरा है, ठीक है। ये तथ्य याद करना है आपको, कितना गहरा है, 276। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि 154 फीट चौड़ा है। ये 154 फीट क्या है, चौड़ा मंदिर है, ये भी याद करना है आपको। इसके अलावा अगर हम इसके ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 120 इसकी ऊंचाई है। 120 फीट क्या है, इसकी ऊंचाई है इस मंदिर की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इतनी इसकी ऊंचाई है। तो ये 3 तथ्य आपको याद करना है, गहरा कितना है, चौड़ा कितना है, ऊंचाई कितना है, ठीक है। भाई ये मंदिर बना कैसे, ये भी तो समझना पड़ेगा। जैसे मान लो ये धरातल है, जमीन है, ठीक है। इस पर ऐसे एक मान लो पहाड़ है, तो इस पहाड़ को अगर हम बात करें तो ये जमीन से बनाया गया है। तो ये मंदिर इस प्रकार का ऐसा बना हुआ है। इसको जमीन, इस पहाड़ को काट करके हटा करके ऊपर से, ठीक है। तो अगर हम इसकी गहराई बात करें तो गहराई तो नीचे मापी होती है। तो अगर हम यहाँ से इसको मापना शुरू करें नीचे की तरफ, तो गहरा कितना है, ये 276 फीट, ठीक है। अगर हम इसकी मान लो चौड़ाई की बात करें कि यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ा है, तो 154 फीट। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें कि मंदिर कितना ऊंचा है, तो आपको पता होगा 120 फीट। इस प्रकार से यह आपको मंदिर बना हुआ है भगवान महादेव का, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो इसकी जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, इसको आराम से याद करना है कि किस प्रकार से मंदिर बना हुआ है। अब देखो इस मंदिर को देखते हैं तो कुछ इतिहासकार विद्वान इसके कुछ अलग अलग व्याख्या करते हैं कि वो ये मंदिर इसके समान है, इसके समान है। हम उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि एक इतिहासकार हुए थे, उनका नाम जरूर याद करना है इतिहासकार का। तो इतिहासकार का जो नाम है वो नाम जरूर लिखना है आपको। तो इतिहासकार और इतिहासकार का नाम है आनंद कुमार स्वामी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, आनंद स्वामी। ये इतिहासकार इस मंदिर की तुलना करते हैं, क्या करते हैं? तुलना। और किससे करते हैं? इनका मानना है कि दरअसल इस शैली के अंदर या इस मंदिर में जो शैली है वो बेहतर शैली में किया गया है। किसमें? बेहतर शैली में। ठीक है। तो देखो भारत में 3 प्रकार की शैलियाँ प्रसिद्ध हैं। मैं आपको पहले शैली के बारे में बता देता हूँ कि शैलियाँ कौन कौन सी होती हैं मंदिर के अंतर्गत। मुख्य रूप से 3 शैली है। अगर हम मंदिरों की बात करें तो मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। कितनी शैलियाँ? 3। पहली जो शैली है वो आपको पता होना चाहिए कौन सी है। पहली है आपकी नागर शैली। कौन सी शैली होती है पहली? नागर शैली। अब समझेंगे नागर शैली क्या होती है। और दूसरी जो है वो है आपकी बेसर शैली। बेसर शैली। और 3 नंबर जो शैली है वो है द्रविड़ शैली। मुख्य रूप से बाकी शैलियाँ खूब होती है, लेकिन अगर भारत की शैली की बात करें तो 3 शैलियाँ हैं। जैसे अगर हम आपको बताएं तो आपको पता होना चाहिए कि शैलियाँ कहाँ कहाँ होती है। जैसे हम भारत की बात करें
ठीक है, ये मान लो कि एक भारत का मानचित्र है और मान लेते हैं, ठीक है, एक बार ऐसे समझ लेते हैं, सही तो नहीं बना है लेकिन तो भी अब सुनो, भारत के जो उत्तरी भाग हैं उसमें नागर शैली है। कौन सी शैली? नागर शैली। और भारत के जो मध्य भाग हैं उसमें जो मंदिर बने हैं वो बेसर शैली में बने हुए हैं। और दक्षिण भारत के दक्षिण में जो शैली में मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। देखो, नागर शैली की विशेषता हम समझेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए नागर शैली की विशेषता क्या है। तो उत्तर भारत के अंदर कौन सी शैली में मंदिर बने हैं? नागर शैली में। मध्य भारत में, जो मध्य भारत का है जैसे महाराष्ट्र वगैरह ये है, यहाँ इनमें बेसर शैली मंदिर बने हैं। और दक्षिण भारत में जो मंदिर हमको दिखाई देते हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। चलो अब पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे पता लगेगा कौन सी शैली कैसे है। अब देखो, जैसे कोई मंदिर है और इस मंदिर में इस प्रकार का शिखर बना हुआ है, ठीक है, और इस प्रकार गोल गोल अच्छे हैं और ऊपर एक झंडी लगाई हुई है, ठीक है। अगर इस प्रकार का मंदिर है मान लेते हैं और इस प्रकार का अगर मंदिर है तो इस मंदिर, अगर ऐसा कोई मंदिर बना हुआ है तो अपन कह सकते हो नागर शैली में। इसके नीचे एक कह सकते हैं कि नीचे चारों तरफ फेरी लगाने के लिए प्रदक्षिणा पथ भी होता है। प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ का मतलब होता है फेरी लगाने के लिए जो मंदिर के चारों तरफ, और मेन एक बीच पर जो जगह होती है उसको गर्भगृह कहते हैं, उसको बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये ऊपर यहाँ कलश होता है, क्या होता है? कलश।
और इसके नीचे जो जगह होती है इस प्रकार उसको आम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आम्ल। ये आपका शिखर है। शिखर, ठीक है। और ये मेन दरवाजा है। इसके सामने जो इस प्रकार का मंडप होता है, स्तंभ बने होते हैं, ठीक है। मंदिर के सामने वाले में बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर इस प्रकार की सिस्टम भी होता है। यहाँ हवन करने की जगह होती है। इसको बोलते हैं मंडप। क्या बोलते हैं इसको? मंडप। अगर यहाँ ये मंडप है, इससे हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश मंडप बन जाएगा, ठीक है। अगर ये हवन है, हवन करते हैं तो हवन मंडप हो जाएगा। और अगर यहाँ बैठकर लोग बातें वगैरह करते हैं, बैठने के लिए हो तो सभा मंडप हो जाएगा। अगर इस प्रकार का मंडप है और यहाँ पर नृत्य करते हैं तो ये नृत्य मंडप हो जाएगा। तो अलग अलग मंडप होते रहते हैं। तो वो मंदिर पर डिपेंड करता है, लेकिन इस प्रकार का कोई मंदिर बना हुआ है तो आप कह सकते हैं वो नागर शैली का मंदिर है। जैसे अगर अपने जो राजस्थान में जो लगभग मंदिर है वो इसी शैली में बने होते हैं, इस प्रकार का मंदिर होता है, नागर शैली में बने होते हैं, ठीक है। इस प्रकार का मंदिर, तो नागर शैली समझ में आ गई। दूसरी जो शैली है वो बेसर शैली है। तो बेसर शैली में है ना, बेसर शैली से पढ़ने से पहले आपको द्रविड़ शैली आना जरूरी है, क्योंकि बेसर शैली द्रविड़ से क्या है कि द्रविड़ और नागर शैली को मिलाकर बनाई गई है। द्रविड़ और नागर शैली को हम जोड़ेंगे तब आपकी बेसर शैली बनेगी। तो नागर शैली के बारे में आपको पता लग गया है, तो बेसर शैली को समझने से पहले आपको द्रविड़ के बारे में समझना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ द्रविड़ शैली में क्या होता है कि द्रविड़ शैली में जो मंदिर हैं वो एक वर्गाकार आकृति में बने होते हैं। किस आकृति में? वर्गाकार आकृति में बने होते हैं, इस प्रकार से। और इसमें बहुत मंजिल होते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर से खंड बने होते हैं। इसमें क्या ऊपर से खंड बने रहते हैं मंदिर में। आपने कभी टीवी में देखा होगा ऐसे मंदिर, मतलब अपने तो मंदिर नगर शैली में ऐसे होते हैं, इनके ऐसे नहीं होते। ऊपर से भी इस प्रकार का होता है इनका सिस्टम, ऊपर से इस प्रकार का, और ऐसे मंदिर ये बना होता है। ऊपर से ऐसे करते करते इस प्रकार का